नमस्कार दोस्तों, एसएसएम सेवा स्टडी मटेरियल में आपका स्वागत है। आज एक नए चैप्टर के साथ विद्युत धारा। फिजिक्स में ये चैप्टर थोड़ा सा कठिन है लेकिन बहुत ही प्यारा चैप्टर है। यहाँ से अगर इस क्लास को आप पूरा देखोगे तो यहाँ से आपके क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बहुत ही अच्छे तरीके से हमने डिज़ाइन किया है हमारे इस क्लास को, तो आप इसको प्लीज़ पूरा देखना। और अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो हमारी क्लास को ज़रूर अपने दोस्तों तक शेयर करें, अपने रिश्तेदारों तक शेयर करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। विद्युत धारा, सबसे पहले देखते हैं विद्युत धारा है क्या। विद्युत धारा विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को, ध्यान करना, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। एकांक समय में किसी विशेष क्षेत्र में प्रवाहित आवेश के परिणाम को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। एकांक समय में किसी विशेष क्षेत्र में जो आवेश प्रवाहित होता है उसे हम विद्युत धारा कहते हैं। ये कैसी राशि है? एक अदिश राशि है। इसकी डेफिनेशन काफ़ी सारी। एक तो हमने देखा आवेश के प्रवाह को, एकांक समय में जो आवेश प्रवाह हो रहा है उसको। एक और इम्पोर्टेंट है, आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। उच्च विभव से निम्न विभव की ओर आवेश का प्रवाह होता है। विद्युत धारा की दिशा हमेशा धन आवेश से ऋण आवेश की ओर, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की गति के विपरीत दिशा में होती है। धन आवेश से ऋण आवेश मतलब जिधर इलेक्ट्रॉन गति करते उसकी अपोजिट डायरेक्शन में इसकी दिशा होती है। ठीक है, देखिए परिभाषा क्या थी? विद्युत आवेश के प्रवाह की दर, आवेश के प्रवाह की दर। ठीक बात है ना। सूत्र I बराबर Q अपॉन T। Q मतलब आवेश, आवेश का प्रवाह, T मतलब समय, मतलब निश्चित समय में जो आवेश प्रवाह होता है, आवेश का फ्लो जो बनता है निश्चित समय में, उसे क्या बोलते हैं? धारा बोलते हैं। मात्रक क्या है इसका? एम्पियर। अदिश राशि है। एक इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है याद रखना, इसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं मैच द फॉलोइंग में। एक आवेश पर जो एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम के बराबर होता है। देखो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इस साइड है तो धारा का प्रवाह इस साइड होगा। अगर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इधर है तो धारा का प्रवाह इधर होगा। तो धारा का प्रवाह हमारा इधर है और इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हमारा इधर है। उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, इधर उच्च विभव है क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, उधर निम्न विभव है, तो धारा का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक थोड़ा सा उसके बाद देखते हैं I बराबर Q अपॉन T कैसे आया, इसको थोड़ा सा हम डिफाइन करते हैं। यहाँ पर किसी चालक की किसी भी अनुप्रस्थ काट में समय t पर नेट आवेश क्यों प्रवाहित होता है, नेट आवेश क्यों प्रवाहित होता है, तब उसे अनुप्रस्थ काट में प्रवाहित विद्युत धारा I बराबर Q अपॉन में T होगी। मतलब निश्चित समय में जो आवेश प्रवाहित होता है, तो इसकी जो मात्रक हुआ, Q का मात्रक क्या होता है? कूलाम, और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो कूलाम प्रति सेकंड, इसकी एक मात्रक कूलाम प्रति सेकंड है, बराबर होता है एम्पियर। इसको हम क्या बोलते थे? एम्पियर बोलते थे। ध्यान रखना है, पूछ सकते हैं मात्रक में कूलाम प्रति सेकंड भी आ सकता है, कूलाम तो, और इसका एम्पियर तो मात्रक होता ही है। एक कूलाम में आवेश कितने होते हैं? 6 गुणा 10⁻18 आवेश होता है। ठीक है, ये हमने अभी विद्युत धारा के बारे में पढ़ा। विद्युत धारा है क्या, कैसे जनरेट होती है, अब हम इसके बारे में आगे देखते हैं। ये जो सारी डीपीपीज है सारे वो आपके एनसीईआरटी से लिए जा रहे हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन बाहर आने की कोई संभावना है नहीं आपको। परपथों में विद्युत धारा मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग करते हैं उसे हम एमीटर बोलते हैं। और इस यंत्र को किस प्रकार से यूज किया जाता है? परपथ में 3D क्रम में लगाते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि जिस उपकरण का हम विद्युत धारा मापने के लिए यूज करते हैं उसका नाम क्या है और उसको परपथ में किस क्रम में लगाया जाता है? उसका नाम है एमीटर। उसे किस क्रम में लगाया जाता है? 3D क्रम में लगाया जाता है। विद्युत तीव्रता का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर या फिर न्यूटन प्रति कूलाम, और विद्युत धारा का मात्रक फैराडे। ये बेसिक फैक्ट है, इनको आपको याद करना है डायरेक्ट। एक न्यूमेरिकल है, आपके एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल, एक बार देख लीजिए। किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पियर धारा की विद्युत धारा कितने मिनट तक? 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। तो विद्युत परपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिणाम क्या होता है? हमने देखा अभी I बराबर क्या होता है? धारा बराबर Q अपॉन में T होता है।
निश्चित समय में प्रवाहित आवेश। ठीक है, हमको धारा दे रखी है 0.5 एम्पियर। ठीक है, आवेश हमको पूछ रखा है और समय दे रखा है 10 मिनट, क्योंकि हमें हमारे जो मेन जो समीकरण है उसमें क्या है, मात्रक में सेकंड में, तो इसको सेकंड बदलना पड़ेगा हमें। सेकंड बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 10 × 60, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.5 × 600 = 300 कूलाम। इतना आवेश प्रवाहित होगा। ठीक बात है, ओके। चलिए आगे देखते हैं। छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स को याद रखोगे तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। अब हमने विद्युत धारा पढ़ा, अब हम पढ़ते विद्युत विभव को। क्या है विद्युत विभव? यह किसी आवश्यक वस्तु में विद्युत की दिशा को बताता है। क्या काम है इसका? विद्युत की दिशा को बताना। विभवांतर, इलेक्ट्रॉन केवल तभी गति करते हैं जब चालक के अंदिश विद्युत दाब में कोई अंतर हो। विद्युत दाब में कोई अंतर हो मतलब उच्च से निम्न में, इस प्रकार से हो, तो इस अंतर को विभवांतर कहते हैं। ए और बी दो बिंदुओं के बीच में जो विभव का जो अंतर होता है उसको क्या बोलते हैं? विभवांतर बोलते हैं। और इस विभवांतर के कारण ही धारा प्रवाहित होती है। अगर विभवांतर नहीं होगा तो धारा प्रवाहित नहीं होगी। सीधी सी बात है, अगर स्लोप एक जैसा होगा, इस प्रकार से स्लोप होगा, तो क्या पानी बहेगा? नहीं बहेगा। स्लोप को थोड़ा बहुत ऐसे हमें करना पड़ेगा, टिल्ट करना पड़ेगा। एक तरफ से हाई होगा, एक तरफ से लो होगा, तभी धारा प्रवाहित होगी। तो वही सेम यहाँ पर है। विद्युत विभव, जब विभवांतर, जब दो सिरों के मध्य उसमें अंतर होगा, विभवांतर में इलेक्ट्रॉन की गति में जब दाब में अंतर होगा, तभी जो उत्पन्न होगा उसे विभवांतर बोलते हैं। जब विभवांतर उत्पन्न होगा तभी धारा प्रवाहित होगी। जो एकांक आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है, दो बिंदुओं ए से बी के बीच विभवांतर बी बराबर किया गया कार्य बटे में आवेश। दूसरे इसकी प्रभु देखते हैं परिभाषा। किसी विद्युत धारावाही चालक के दो बिंदुओं के बीच एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य किया जाता है, तो उन दोनों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होता है। मतलब एक धारावाही चालक उसके एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 1 कूलाम आवेश को ले जाने में अगर 1 जूल कार्य किया जाता है, तो उन दोनों के बीच जो विभवांतर है वो 1 वोल्ट होगा। यहाँ से एक आपको चीज़ दिख रही होगी, देखो कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल बटे कूलाम। ये इसकी क्या है? वो है इकाई, और इसको ही बोलते वोल्ट। ठीक है, आगे देखते हैं। जूल बटे परिभाषा, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? हम विभवांतर बोलते हैं। V इसका बराबर W/Q, मतलब आवेश को ले जाने में किया गया कार्य है। W बटे Q, Q मतलब आवेश का, आवेश को ले जाने में किया गया कार्य है। इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट। वोल्ट क्या होता है? जूल बटे कूलाम के बराबर होता है। ये वाले भी ध्यान रखना, क्योंकि ये भी काफ़ी बार पूछे जा सकते हैं। मापन यंत्र किसे? वोल्ट मीटर से। और कैसे लगाते से? समांतर क्रम में। एमीटर को श्रेणी क्रम में लगाते हैं और इसको कैसे लगाते हैं? समांतर क्रम में लगाते हैं। ध्यान रखना, इस प्रकार से इसे करते हैं। एक उदाहरण देख लेते हैं, ये आपके एनसीईआरटी का ही है। 12 वोल्ट का विभव पर 2 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, तो किया गया कार्य, कार्य क्या होगा? V बराबर W/Q। विभव कितना दे रखा है? 12। कार्य पूछ रहा है, कूलाम आवेश दे रखा है, तो W बराबर क्या होगा? 12 × 2 बराबर 24 जूल। ठीक बात है। छोटे छोटे हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। डायरेक्ट दे सकते हैं इनको। अगर कोई पेपर थोड़ा लेवल हार्ड होगा ना, तो इस प्रकार की चीज़ें आपको देखने को जरूर मिलेंगी। और जो लैब असिस्टेंट वाले हैं वो तो इनको ज़रूर ध्यान रख दें। और जो अपनी जिस प्रकार के पेपर अभी आ रहे हैं सेकंड ग्रेड के, या फिर जैसे अभी जो रीट का जो पेपर है, मेन 3rd ग्रेड का पेपर जो आया है, तो वो इन चीज़ों को बहुत डीपली और अच्छे से पढ़ना है। और जो 1st ग्रेड के साथी हैं हमारे, वो इनको एक बार देख के ज़रूर जाना। अगर पेपर थोड़ा सा अच्छा लेवल का बना है तो यहाँ से आपको 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ये फिजिक्स के अच्छे कंसेप्ट में माना जाता है विद्युत को, काफ़ी लोग छोड़ देते हैं इसे। चलो आगे देखते हैं। किसी धातु के तार में प्रवाहित विद्युत धारा I तथा उसके सिरों पर विभवांतर में परस्पर संबंध है। एक विद्युत परपथ में धातु के तार के दूसरों
एक से दूसरे के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है, परंतु तार का ताप समान रहना चाहिए। इसे ही ओम का नियम कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, दोबारा देखते हैं एक बार, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट। दोबारा देखो, यदि किसी धातु के तार में प्रवाहित विद्युत धारा आई और उसके सिरों के बीच विभवांतर में परस्पर संबंध होता है, जो ओम का नियम है वो क्या कहता है, ये विद्युत धारा और उसके सिरों के बीच में जो विभवांतर है उसके बीच में संबंध को क्या बताता है, ओम का नियम बताता है। पहली बात, ओम का नियम क्या बताता है, विद्युत धारा और उसके सिरों के जिस पदार्थ से, जिस छड़ से वो प्रवाहित हो रहा है उसके सिरों के बीच विभवांतर के मध्य में संबंध है। क्या है, एक विद्युत परपथ में धातु के तार के दूसरे के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। इसमें शर्त क्या है, इसका ताप समान रहना चाहिए। मतलब विभवांतर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विद्युत धारा, जो प्रवाहित विद्युत धारा है उसके। अब इसको प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो V बराबर I इंटू आर आएगा। अब ये R क्या है, रेजिडेंस है, प्रतिरोध है। क्या है, प्रतिरोध है। इसको क्या बोलते हैं, नियतांक। R एक नियतांक है जिसको बोलते हैं प्रतिरोध। और प्रतिरोध चालक द्वारा धारा का विरोध जो करता है उसे हम प्रतिरोध बोलते हैं। और इसका मात्रक क्या है, वो है ओम। ओम के लिए इसका मात्रक क्या है, ओम। और बेसिस का मात्रक क्या है, क्योंकि विभवांतर का मात्रक वोल्ट है, धारा का मात्रक एम्पियर, तो इसका मात्रक होगा वोल्ट बटे एम्पियर। आपको एक बात ध्यान रखनी है, ओम का नियम बताता क्या है, ओम का नियम बताता है आपकी विभव और धारा के बीच में एक संबंध को बताता है। क्या संबंध बताता है, अगर एक छड़ या फिर एक धातु के तार में अगर विद्युत धारा हम प्रवाहित करेंगे तो उसका जो विभवांतर होगा वो प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। बस आपको इतना ध्यान रखना है, जो हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं उसके समानुपाती होता है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सीधी सी बात, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, B बराबर IR। R क्या है यहाँ पर, R रेजिडेंस है। R क्या है, रेजिडेंस है, प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है। ठीक है, V अपॉन I बराबर होता है एक नियतांक, और उस नियतांक को हम बोलते हैं प्रतिरोध। क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। और प्रतिरोध क्या होता है, जो धारा का विरोध, जितनी हम धारा देते हैं उतनी दूसरी जगह पर नहीं पहुंचती है। जितनी हम यहाँ पर धारा छोड़ रहे हैं, जितने कूलम हम छोड़ रहे हैं वो दूसरी जगह पर नहीं पहुंचेंगे। अगर दूसरी जगह पर पूरे पहुंच जाएंगे तो फिर बात ही क्या है, नहीं पहुंचती। जो क्षय बीच में होता है, जो अपघटन होता है, जो खराब होती है हमारी धारा, उसको खराब करने का कारण करता है वो प्रतिरोध करता है, जो धारा से मना करता है कि भाई आप आगे नहीं जा सकते, उसको बोलते हैं प्रतिरोध। और इस प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। क्या होता है, ओम। ओम का दूसरा फॉर्म कहेंगे वोल्ट अपॉन मीटर, वोल्ट बटे मीटर होता है। हम जो हमारी टेस्ट सीरीज लाने वाले उसमें ऐसे ही क्वेश्चन रखेंगे जिससे आपको ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। विभव और धारा के बीच जो ग्राफ होता है वो इस प्रकार का होता है। मतलब जैसे जैसे धारा बढ़ेगी विभवांतर भी ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे तार में प्रवाहित विद्युत धारा बढ़ती है विभवांतर भी उसी क्रम में बढ़ता जाता है। ठीक बात है। चलिए थोड़ा सा इसको देखते हैं। किसी प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। कैसी होती है, व्युत्क्रमानुपाती। अर्थात प्रतिरोध को दुगना करने पर धारा का मान आधा रह जाता है। प्रवाहित धारा इज व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके, प्रतिरोध के। मतलब प्रतिरोध को दुगना करेंगे धारा आधी हो जाएगी। ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ठीक बात है। ओम का नियम, अगर विद्युत धारा में से कहीं से क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है तो ओम के नियम से होती है। डायरेक्ट ओम का लॉ पूछ लेंगे आपको। आगे देखते हैं, चलो नेक्स्ट। अब देखते हैं हम बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रतिरोध की निर्भरता। ठीक है, प्रतिरोध की निर्भरता। जो हमारा प्रतिरोध होता है वो किस पर निर्भर करता है, सबसे पहले तार की लंबाई पर। किस पर करता है, तार की लंबाई पर। तो तार की लंबाई के समानुपाती होता है। मतलब जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी प्रतिरोध भी ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी प्रतिरोध भी उसी अनुपात में बढ़ता जाएगा।
तार की मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब जैसे जैसे तार मोटा होता जाएगा प्रतिरोध कम होता जाएगा, जैसे जैसे तार मोटा होता जाएगा प्रतिरोध कम होता जाएगा। और तीसरा करता है पदार्थ की प्रकृति पर। ये जो रो है वो है पदार्थ की प्रकृति है। एक छोटा सा ध्यान रखो, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, L अपॉन A। तो यहाँ से R बराबर हो जाएगा रो इंटू L अपॉन A। रो क्या है? पदार्थ की प्रकृति। ठीक है, इसको हम बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोधकता। क्या बोलते हैं? विशिष्ट प्रतिरोधकता। और इसका मात्रक क्या होता है? ओम इंटू मीटर होता है। ध्यान रखना है, इसका मात्रक क्या होता है? ओम इंटू मीटर। हमने तार की लंबाई की देखी, तार की लंबाई के डायरेक्ट समानुपाती है। तार की लंबाई बढ़ेगी प्रतिरोध बढ़ता जाएगा, ठीक बात है ना। हमने देखा क्षेत्रफल जैसे जैसे बढ़ेगा प्रतिरोध कम होता जाएगा। हमने देखा पदार्थ की प्रकृति के डायरेक्ट समानुपाती होता है, इसको विशिष्ट प्रतिरोधकता बोलते हैं। इसका मतलब ओम इंटू मीटर होता है। ताप, चालक का टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा, जो चालक होते हैं उनमें टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता जाता है प्रतिरोध भी बढ़ता जाता है। और जो अर्धचालक होते हैं जिनमें टेम्परेचर बढ़ता जाता है उसी क्रम में प्रतिरोध घटता जाता है। AgCu Au का ताप बढ़ाने पर अर्जेंटम, कॉपर और ओरम का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या है? बढ़ता है। ये सभी क्या है? धातु हैं। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध इनका बढ़ जाएगा। गैलियम, सिलिकॉन जैसे अधातु हैं ये, इनका ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है। इन धातुओं को अर्धचालक कहते हैं, सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। कुछ धातुओं का ताप कम करने पर एक निश्चित ताप पर प्रतिरोध क्या होता है? शून्य हो जाता है, जीरो हो जाता है। इन्हें अतिचालक कहते हैं। पारे का 4.2 ताप पर क्या होता है? इसका प्रतिरोध शून्य हो जाता है। ये अतिचालक होते हैं। सेमीकंडक्टर होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वो, इसीलिए क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी होती है ताप बढ़ाने पर इनका जो प्रतिरोध है वो बढ़ता है, ताप बढ़ाने पर इनका प्रतिरोध घटता है। प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा आसानी से फ्लो होगी, इसलिए सेमीकंडक्टर्स का बहुत यूज किया जाता है। आगे देखते हैं पदार्थ और प्रतिरोधकता। चालक, मिश्र धातु और विद्युत रोधी। चालक में सिल्वर, कॉपर अभी हमने देखे, नाइक्रोम, मैग्नीशियम। और यहाँ पर जैसे जैसे चालकता बढ़ती है यहाँ पर, ठीक बात है ना, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, और मतलब जो चालक होते हैं उनमें टेम्परेचर बढ़ने पर प्रतिरोधकता बढ़ती है। और जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनमें ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता घटती है, और जो विद्युत रोधी होते हैं उनमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये प्रतिरोधकता बढ़ रही है, ताप बढ़ा रहे हैं जब, और ये चालकता घट रही है। प्रतिरोधकता एल्युमिनियम, सोना, तांबा और चांदी, इस प्रकार से इसकी प्रतिरोधकता होती है। और चालकता उसके जस्ट विपरीत होती है। जिसकी प्रतिरोधकता ज़्यादा होगी चालकता कम होगी, जिसकी चालकता कम होगी चालकता ज़्यादा होगी, प्रतिरोधकता कम होगी। सबसे अच्छा चालक जो होता है विद्युत का वो होता है हमारी चांदी। उसके बाद होता है कॉपर। मोस्टली कॉपर क्या सस्ता होता है, इसलिए कॉपर का ज़्यादा यूज करते हैं। उसके बाद ओरम, सोना तो कहाँ है, और एल्युमिनियम। ज़्यादातर एल्युमिनियम के हमारे वायर वगैरह होते हैं, जहाँ पर अच्छी वायरिंग करनी होती है, इसलिए हम कॉपर का यूज करते हैं। कॉपर अच्छा कंडक्टर होता है, अच्छा चालक होता है। लेकिन सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है? वो होता है अर्जेंटम। ध्यान रखना है इस बात को, ठीक बात है ना। चालकता की एसआई इकाई क्या है? ओम इनवर्स। क्या है? ओम इनवर्स। देखो प्रतिरोधकता के विपरीत होगी। प्रतिरोध की इकाई क्या है? ओम। प्रतिरोध की इकाई क्या है? ओम। चालकता प्रतिरोध के विपरीत होती है भाई। जितना प्रतिरोध ज़्यादा होगा, हाई होगा, चालकता कम होगी। जितना प्रतिरोध कम होगा चालकता ज़्यादा होगी। तो चालकता की जो इकाई होगी प्रतिरोध के जस्ट विपरीत होगी। तो प्रतिरोध की इकाई ओम है तो उसकी ओम इनवर्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ओम इनवर्स। और इसी ओम इनवर्स को कहा था म्होय। क्या बोला था? म्होय बोला जाता है, या फिर सीमेन बोला जाता है। ध्यान रखना, इनमें से कोई सा पूछा जा सकता है। विशिष्ट चालकता की इकाई ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स, या फिर सीमेन इंटू मीटर होती है। ध्यान रखना, ये वाली टेबल ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं।
एक एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी से ही है, उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतुओं का प्रतिरोध 1200 ओम है तो यह बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितना विद्युत धारा लेगा? ए। बी, यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है तो यह विद्युत हीटर 220 वोल्ट पर कितनी धारा लेगा? पहला देखते हैं, हमें दिया गया है वोल्ट दिया, विभव दिया गया है, धारा दी गई है। समीकरण में विद्युत धारा I बराबर क्या होता है? B अपॉन आर, क्योंकि B बराबर IR होता है। यहाँ से I बराबर B अपॉन आर आ जाएगा, तो I बराबर V, B 220, R बराबर 1200 ओम, तो 0.18 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। दूसरा B दे रखा है, R दे रखा है, धारा पूछ रहा है, तो I बराबर B अपॉन आर से करेंगे तो 2.2 यहाँ पर आ जाएगी। ठीक बात है, इसको थोड़ा याद रखना, बहुत ज़्यादा इजी, ऐसा कोई कठिन नहीं है इनमें, बस आपको थोड़े सूत्र याद रखने हैं और उनको देखना है। ये ओम के नियम पर आधारित है। अब देखते हैं हम इनका संयोजन। ठीक बात है, ये इंपॉर्टेंट समांतर क्रम श्रेणी क्रम आपने सुना होगा, उनको एक बार हम डिटेल में देख लेते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन, जैसा नाम से, श्रेणी मतलब लगातार, इस प्रकार से। ठीक बात है ना, तो श्रेणी क्रम संयोजन देखते हैं। ये रेजिस्टेंस 1 प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन, रेजिस्टेंस 2 और रेजिस्टेंस 3 एक श्रेणी में, एक लगातार श्रेणी में लगाए गए हैं। ठीक बात है ना। धारा इस प्रकार से इसमें बह रही है। यहाँ पर एक सेल लगाया हुआ है, ये यहाँ पर परपथ को अभी बंद है, खुला नहीं है, इसको पूर्ण कर देंगे इस पर लगा के, और धारा का प्रवाह यहाँ पर होगा। इनका जो कुल प्रतिरोध होगा R इक्विवेलेंट होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश होगा। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ में, श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में धारा समान बहती है, समान धारा बहेगी, और इसका जो विभव होगा वो अलग अलग होगा। जो प्रत्येक उसका विभव उसकी कैपेसिटी पर निर्भर करेगा, वो अलग अलग होगा। ठीक है, इसकी हानि क्या है? अगर एक उपकरण खराब हो जाएगा तो पूरा परपथ बंद हो जाएगा। मान लो यहाँ पर एक बल्ब है, वो खराब हो गया तो आगे वाला जो पूरा परपथ है वो भी नहीं चलेगा। ये इसकी क्या है? एक नुकसान है। श्रेणी क्रम संयोजन में ध्यान रखना क्या होता है, आर इक्विवेलेंट क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 जितने प्रतिरोध जुड़े होते हैं उनकी, इसकी प्रॉपर्टी क्या है? धारा समान रहती है, विभव अलग अलग रहता है। धारा समान रहती है, श्रेणी क्रम में धारा समान है, धारा समान रूप से बह रही है, विभव अलग अलग होगा, उनकी कैपेसिटी पर निर्भर करेगा। पहली बात। दूसरी बात, प्रॉब्लम क्या है इसमें, एक अगर उपकरण खराब हो जाएगा तो आगे धारा नहीं बहेगी। एक उपकरण के खराब होने पर आगे की तो साइड धारा नहीं बहेगी, ये इसकी एक नुकसान है। इसलिए हम घर में श्रेणी क्रम को नहीं यूज करते। जो हमारी लाइट्स वगैरह होती हैं उनमें, जो हमारे फंक्शन वगैरह होते हैं उनमें श्रेणी क्रम संयोजन में लगाया जाता है। फंक्शन वगैरह में, शादी वगैरह में देखा होगा। दूसरा समांतर, पैरेलल, इस प्रकार से, ये पैरेलल वाले R1 R2 R3, धारा यहाँ से बह रही है I, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से धारा इनमें R1 में I1 के हिसाब से, R2 में I2 और R3 में I3 के हिसाब से धारा बह रही है। ठीक है, तो R इक्विवेलेंट क्या होता है? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डैश होगा। 1/R1 समांतर क्रम में, तो 1/R1 बराबर 1/R2 नहीं, 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डैश इस प्रकार से होगा। इसमें विभव समान रहता है, विभव क्या होता है? समान रहता है, लेकिन धारा विभाजित हो जाती है, I1 I2 I3 इस प्रकार से धारा विभाजित हो जाती है। धारा जिसकी जितनी कैपेसिटी होती है उस प्रकार से वो धारा ले लेता है। घरेलू उपयोग में इसे ही करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि एक उपकरण के खराब हो जाने पर, मान लो ये उपकरण खराब हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर इन दोनों में धारा बहती रहेगी। हमारे वहाँ पर घरों में एक अगर लाइट खराब हो जाती है तो इसका ऐसा नहीं पूरी लाइट है, सब घर में लाइट जाना बंद हो जाएगी, नहीं, और सब आइटम्स में और सब जो हमारे उपकरण हैं उनमें लाइट आती रहेगी। तो एक उपकरण बंद होने पर धारा में कोई भी अंतर नहीं होता, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक बात है ना। चलो आगे देखते हैं। घरेलू उपयोग में लिए जाने वाली विद्युत उपकरण जैसे AC, फ्रिज को समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है ताकि एक परपथ के खराब होने पर अन्य परपथ में कोई भी प्रभाव नहीं पड़े, ध्यान रखना, और समान वोल्टता मिलती रहे, वोल्टता उसके हिसाब से समान मिलती रहे, और धारा विभाजित हो जाती है। जिसको जितनी धारा की जरूरत होती है वो उतनी धारा ले लेता है। ठीक बात है।
समांतर क्रम संयोजित प्रतिरोधों में तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम पृथक प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के बराबर होता है। 1/r इक्विवेलेंट बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 डैश डैश डैश, ऐसे ही और भी होंगे, उनको हम कर लेंगे। सिंपल है, ध्यान रखना, इजी है, ये डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं दोनों। इनमें से ये वाली बातें पूछे जाने की ज़्यादा संभावनाएं होती हैं। ये वाली जो बात है कि घरों में जो विद्युत होती है उसको किस क्रम में लगाया जाता है, उपकरणों को, और क्यों लगाया जाता है, उसका कारण क्या है। ठीक बात है ना। चलिए आगे देखते हैं। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव बहुत अच्छा टॉपिक है, देखते हैं एक बार। यदि एक ऐसा विद्युत परपथ जिसमें कि शुद्ध प्रतिरोध जुड़ा हो, क्या जुड़ा हो, शुद्ध प्रतिरोध जुड़ा हो, शुद्ध प्रतिरोध जुड़ा हो, एक सेकंड, शुद्ध प्रतिरोध जुड़ा हो, तो स्रोत की संपूर्ण ऊर्जा पूर्ण रूप से ऊष्मा के रूप में उपस्थित हो जाती है। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। आपने देखा ना, कभी कभी हमारे वायर वगैरह होते हैं, हीट करने लग जाते हैं, गर्म होने लग जाते हैं। जो गर्माहट होती है, जो हीट होती है ना दोस्तों, वही क्या होती है, उसका तापीय प्रभाव होता है। इसका बहुत सारे हमारी रॉड्स बनती हैं, इससे रॉड इससे बनती है, हमारे हीटर इससे बनते हैं। ठीक बात है ना, क्योंकि वो तार होता है, फ्यूज होता है, तार होता है, वो गर्म हो जाता है। हमारे फ्यूज तार ऐसे बनते हैं, क्योंकि जब वो वहाँ पर जाएगा, एक उसकी जो कैपेसिटी होती है, एक नियंत्रित कैपेसिटी होती है कि इससे ज़्यादा अगर धारा जैसे इसमें आएगी तो वो लाइन में होता है ना, जो हमारा मीटर होता है, जो मीटर से सीधी लाइट कहाँ आती है, फ्यूज तार में आती है। उससे ज़्यादा अगर वहाँ पर धारा बहेगी तो फ्यूज तार क्या होता है, टूट जाता है और धारा का प्रवाह बंद हो जाता है, जिससे और जो हमारे उपकरण होते हैं वो बच जाते हैं, वो खराब नहीं होते। ठीक बात है ना, ये चीज़ ध्यान रखना। इसका उपयोग विद्युत हीटर, विद्युत इस्त्री, विद्युत टोस्टर, विद्युत गीजर, विद्युत बल्ब, फ्यूज तार में किया जाता है। इस प्रभाव का उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं फ्यूज तार क्या होता है। एक मिश्र धातु होती है जो पीबी लेड जो होता है, सीसा और टिन से मिलकर बनी होती है। इसका क्या होता है, उच्च प्रतिरोध होता है और कम गलनांक होता है। तुरंत की तुरंत हीट पकड़ते ही टूट जाती है। श्रेणी क्रम में लगाते हैं, जिससे परपथ में श्रेणी क्रम में लगाते हैं, जैसे अगर ये एकदम टूटेगा तो परपथ से धारा का जो धारा जाती है वो समाप्त हो जाएगी और हमारे जो उपकरण है वो बच जाएंगे। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट, जूल का तपन का प्रभाव का नियम, ये क्या कहता है, पहले उसे देख लेते हैं, फिर इसके सूत्र को देखेंगे। किसी विशुद्ध प्रतिरोध तार युक्त परपथ जिसका प्रतिरोध क्या है, आर है, पर इसमें प्रवाहित धारा आई व इसके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर बी है। कोई एक प्रतिरोध है, तार है जिसका प्रतिरोध आर है, इसमें प्रवाहित धारा क्या आई है और इसके सिरों के मध्य जो विभवांतर है वो क्या है, बी है। यदि तार में टी समय में क्यू आवेश प्रवाहित किया जाता है और तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर बी है, अतः टी समय में क्यू आवेश प्रवाहित किया गया, तो उस टी समय में क्यू आवेश प्रवाहित करने पर किया गया जो कार्य है W बराबर आवेश इंटू क्या होगा, विभवांतर होगा। आवेश इंटू विभवांतर होगा, Q इंटू V। तो V बराबर यहाँ पर V और Q बराबर I इंटू टी, क्योंकि I बराबर क्या होता है, Q अपॉन में T होता है। तो यहाँ से Q बराबर IT रखेंगे तो IT V हो जाएगा, IT V हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, स्रोत द्वारा टी समय में निवेश ऊर्जा VIT ऊष्मा ऊर्जा में परिणत, जो VIT होती है वो ऊष्मा ऊर्जा में परिणत हो जाएगी। तो टी समय में उत्पन्न ऊष्मा, उत्पन्न हीट क्या होगी, V इंटू आई इंटू टी के बराबर होगी। ओ सॉरी, वो लाइट चली गई थी। ठीक है, तो उत्पन्न ऊष्मा क्या होगी, VIT के बराबर। V बराबर क्या होता है, IR होता है, ओम के नियम से हमने देखा है। तो IR इंटू IT तो बराबर I स्क्वायर RT होगा। ये होता है H बराबर I स्क्वायर RT, H बराबर I स्क्वायर RT, और इसे ही बोलते हैं जूल का नियम। आपको डायरेक्ट ये याद करना है, बस ये वाली जो रामायण इसको भूल जाओ, बस ये याद करना है पूरा। H बराबर, H क्या होता है, हीट बराबर I स्क्वायर धारा के वर्ग
इंटू आर प्रतिरोध इंटू जितने समय तक धारा प्रवाहित की हुई टी उनके गुणनफल के बराबर होता है। तो ऊष्मा जो जूल का नियम जो ऊष्मा किस किस पर निर्भर करती है, धारा के वर्ग पर, धारा के वर्ग पर, जो उसका पदार्थ का प्रतिरोध है उस पर, और जितने समय तक धारा प्रवाहित हुई है उन तीनों के गुणनफल के बराबर होता है। तो जो ऊष्मा का नियम, जूल का नियम क्या कहता है, H बराबर I स्क्वायर RT, ये बोलता है, इसको बोलते हैं जूल का नियम। ठीक बात है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सब ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट ये है, और ये इसकी डेफिनेशन है, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ है। ध्यान रखना, अपने नोट्स बनाते चलो आप, इजीली बहुत मज़ा आने वाला है आपको इस चीज़ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विद्युत शक्ति और ऊर्जा। शक्ति क्या होती है, विद्युत शक्ति क्या होती है, शक्ति होती है कार्य करने की दर जो होती है, कार्य करने की दर को क्या होते हैं, शक्ति कहते हैं। विद्युत परपथ में धारा प्रवाहित करने पर प्रति सेकंड में जो कार्य किया जाता है, विद्युत परपथ में जो हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं उसको प्रति सेकंड में जो कार्य किया जाता है उसे हम विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति क्या होती है, किया गया कार्य बटे कुल समय, मतलब कुल समय में जितना कार्य किया जाता है, कुल समय में जितना कार्य किया जाता है, कुल समय में जितना कार्य किया जाता है, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, तो P बराबर V इंटू आई, V इंटू आई बराबर I स्क्वायर R बराबर B स्क्वायर अपॉन में R ये होता है। देखो P बराबर W अपॉन टी, W बराबर क्या होता है VIT, अभी हमें देखा था VIT अपॉन टी, I से I कट गए तो यहाँ से BI बचा, तो P बराबर क्या आएगा B आएगा, और I बराबर क्या होता है V बराबर IR होता है, तो IR इंटू I बराबर P, तो P बराबर क्या हो जाएगा I स्क्वायर R हो जाएगा। ठीक बात है, और ऊपर नीचे एक R का ऊपर गुणा कर दो, एक R का नीचे गुणा कर दो, तो I स्क्वायर R स्क्वायर क्या हो जाएगा B स्क्वायर अपॉन में R, इसके बराबर में होगा। ध्यान रखना है, जो शक्ति होती है V इंटू आई बराबर I स्क्वायर इंटू, देखो B बराबर IR होता है तो I स्क्वायर इंटू R हो जाएगा, ऊपर नीचे R का गुणा किया तो I स्क्वायर R स्क्वायर क्या हो जाएगा B स्क्वायर अपॉन में R। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, वाट होता है, ध्यान रखना, इसका मात्रक क्या होता है, वाट होता है। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। क्या होता है, विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है, याद रखना, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, अब विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है, विद्युत शक्ति की तरह जूल प्रति सेकंड होती है। क्या होती है, जूल प्रति सेकंड, और इसे ही क्या बोलते हैं हम, वाट बोलते हैं। जूल, देखो W अपॉन टी होता है तो कार्य की मात्रा क्या होती है, जूल होती है, और समय की मात्रा क्या होता है, सेकंड होता है, जूल अपॉन सेकंड, और इसी को क्या बोलते हैं, वाट बोलते हैं। वाट लगा दी, वाट बोलते हैं। ठीक बात है ना। अब विद्युत ऊर्जा, विद्युत शक्ति और जितने समय तक वो यूज की जा रही है उन दोनों को गुणा को क्या बोलते हैं, विद्युत ऊर्जा बोलते हैं। विद्युत ऊर्जा का मात्रक वाट इंटू घंटा, मतलब जितने समय तक धारा विद्युत शक्ति का यूज किया जा रहा है, जिस समय तक कार्य किया जा रहा है उसको क्या बोलते हैं, विद्युत ऊर्जा का मात्रक बोलते हैं। तो इसका मात्रक क्या होता है, वाट इंटू घंटा होता है। व्यावसायिक मात्रक क्या होता है, क्योंकि ये बहुत छोटी यूनिट होती है वाट इंटू घंटा, इसलिए हमारे यहाँ पर बिजली वगैरह इसको यूनिट बोलते हैं, तो थोड़ा सा बड़ा फॉर्मेट होता है। किलो वाट घंटा, इसको क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। एक यूनिट बराबर क्या होता है, किलो वाट इंटू घंटा। तो 1 किलो वाट घंटा होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6, 10 टू दी पावर 6 जूल के बराबर होती है। ठीक बात है ना, ध्यान रखना, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल होती है। काफ़ी बार ऐसे भी लिखते हैं 36 गुणा 10 की पावर 5 भी लिख देते हैं जूल। ठीक बात है, ध्यान रखना, बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारा बिल होता है उसकी गणना कैसे करते हैं, कितने वाट हमारी खर्च हुई है, कितने घंटे तक चलाई है, और कितने दिन तक बटे में 1000। ठीक है, WHD अपॉन में 1000, कितने घंटा, कितने वाट, कितने घंटा और कितने दिन तक, ठीक है, अपॉन में 1000। ये होती है हमारी जो बिल कैलकुलेट करते हैं उसकी। ये बात आपको इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ें ये आपको ध्यान रखनी है। इसका मात्रक, आप देखो मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट है, मात्रक पूछे जा सकते हैं, इसलिए मात्रक को थोड़ा सा एक अलग से फिजिक्स के मात्रक की एक वो बना लेना, सारणी बना लेना पूरी, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा लास्ट में। मात्रक पूछे जा सकते हैं आपको पूरे, ध्यान रखने हैं।
क्योंकि मात्रक अच्छे अच्छे एग्जाम हो जहाँ पर फिजिक्स होती है मात्रक पूछे ही जाते हैं। एसएससी से लेकर आपके जिस भी एग्जाम में होते हैं मात्रक हमेशा यूनिट्स पूछी जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एक इससे संबंधित क्या है एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का, उसे देख लेते हैं। कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है। कितने से? 220 वोल्ट का एक जनित्र उससे अटैच है। यदि बल्ब में 0.50 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो की शक्ति क्या होगी? P बराबर, हमने 3 सूत्र पढ़े, V इंटू आई, B बराबर IR होता है तो इसको हमने पढ़ा था I स्क्वायर R, ऊपर नीचे R का गुणा किया तो ये R स्क्वायर तो B स्क्वायर अपॉन में R, तीनों में से कोई सा भी पूछ सकते, किसी में सवाल आ सकता है। P बराबर B इंटू आई, V हमें देख रखा 220 वोल्ट, I बराबर 0.5 एम्पियर, ये हो जाएगा 110 जूल प्रति सेकंड, जूल प्रति सेकंड होता है वाट, तो 110 वाट ये हो जाए। ठीक बात है, याद रखना, अच्छा कंसेप्ट है, आ सकता है। लैब असिस्टेंट वगैरह की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको। विद्युत परपथ के अनुप्रयोग। किसी भी परपथ में विद्युत धारा केवल तभी प्रवाहित होती है जब वह परपथ बंद होता है, इसलिए बिजली के तारों पर जब वो बंद परपथ होता है, मतलब इस प्रकार से होता है परपथ, ठीक है, इसको अटैच कर देते तब विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तारों पर जब पक्षी बैठता है तो उसमें कोई इलेक्ट्रिक झटका नहीं लगता क्योंकि परपथ पूर्ण नहीं होता है, परपथ पूर्ण होना जरूरी है। बिजली का कार्य करने वाले कर्मचारियों को कार्य करते समय रबड़ या प्लास्टिक की जूते या चप्पल पहनते हैं ताकि विद्युत परपथ पूर्ण ना हो। विद्युत परपथ अगर पूर्ण हो जाएगा, विद्युत परपथ अगर पूर्ण हो जाएगा तो धारा चालू हो जाएगी और झटका लगेगा तो हमें करंट लग सकता है। ऐसे वाहन जो विस्फोटक पदार्थ का परिवहन करते हैं उनके साथ लोहे की चैन या छड़ के संपर्क में रहती है, जमीन के संपर्क में रहती है, जो वाहन की सतह पर उत्पन्न आवेश को पृथ्वी में समाहित कर देती है, क्योंकि नहीं होगा तो विस्फोटक पदार्थों का हल्की चिंगारी को धड़ाम धड़ाम धड़ाम। ठीक बात है, थोड़ा इनको एक बार देख लेना। व्यावहारिक अनुप्रयोग हमने देख लिए हैं, क्योंकि परपथ पूर्ण नहीं होता है इसलिए इसको झटका नहीं लगता है पक्षी को। इलेक्ट्रिशियन रबड़ पर पहनता है क्योंकि जो दस्ताना हो तो कुचालक होता है, परपथ पूर्ण नहीं होता है। जो वाहन होता है उसमें लोहे की चेन लगाते हैं क्योंकि भू अर्थिंग होती है, जो आवेश होता है वो नीचे चला जाता है, ये अभी हमने पढ़े थे। एसी और डीसी करंट की तुलना, ये हम देख लेते हैं। एसी और डीसी करंट, एसी क्या होता है? अल्टरनेटिव करंट, प्रत्यावर्ती धारा, ये इस प्रकार से बहती है, ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होते हुए बहती है। इसमें देखो दिशा इधर जा रही है, फिर ऊपर नीचे इस प्रकार, तो इसकी दिशा लगातार बदलती रहती है, दिशा लगातार बदलती रहती है और ये लंबी दूरी तय करती है। कौन सी? लंबी दूरी तय करती है। ठीक बात है। इसके सोर्स कहाँ से उत्पन्न होते हैं? जनरेटर से। रेक्टिफायर होता है वो एसी को डीसी में बदलता है, इन्वर्टर होता है वो डीसी को एसी में बदलता है। एक बार ध्यान रखना, प्रत्यावर्ती धारा कौन सी होती है? जिसकी दिशा लगातार बदलती रहती है। डिस्ट धारा डायरेक्ट करंट होता है, इसकी दिशा नहीं बदलती, इसकी दिशा समान रहती है। ठीक है, ठीक बात है। जो हमारे घरों में प्रयोग की जाती है कौन सी धारा होती है उसको देखते हैं। डिस्ट धारा का उपयोग विद्युत अपघटन, रेलों को आवेशित करने, विद्युत चुम्बक बनाने में किया जाता है। विद्युत चुम्बक बनाने में डीसी का प्रयोग हो जाता है। हमारे इन्वर्टर वगैरह में जो धारा होती है वो डीसी होती है, ना कि एसी। हमारे घरों में एसी होती है। पावर हाउस में प्रत्यावर्ती धारा का उत्पादन होता है। एसी को डीसी में बदलने के लिए डिस्टकारी रेक्टिफायर का उपयोग किया जाता है और डीसी को एसी में बदलने के लिए इन्वर्टर का उपयोग किया जाता है। डीसी को एसी में बदलने के लिए इन्वर्टर का उपयोग किया जाता है। डीसी के द्वारा रासायनिक व चुंबकीय तापीय प्रभाव दर्शाए जाते हैं। घरों में प्रयुक्त ट्यूबलाइट में चौक कुंडली का जो उपयोग होता है प्रत्यावर्ती धारा एवं वोल्टेज को नियंत्रित करने में किया जाता है। ठीक बात है। जो हमारे घरों में यूज होती है वो एसी करंट होता है। ठीक बात है। और जो कहीं पर झटका वगैरह लगता है वो डीसी करंट है। डीसी करंट ज़्यादा खतरनाक होता है बजाय एसी के, ध्यान रखना हमेशा। एक छोटा सा जो पॉइंट है विद्युत सेल, उसको हम देख लेते हैं। बहुत अच्छा है, इसमें से क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, अच्छा कंसेप्ट है। विद्युत सेल क्या है?
एक ऐसी युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। रासायनिक ऊर्जा को, क्योंकि उसके अंदर काला काला जो भरा होता है रसायन होता है, वो उससे विद्युत ऊर्जा में चेंज करती है। ठीक बात है। इसका आविष्कार वोल्टा द्वारा किया गया था। इसमें दो छड़ें होती हैं, एनोड और कैथोड की छड़ होती है। प्लस वाली होती है एनोड बोलते हैं, माइनस वाली होती है उसे कैथोड बोलते हैं। सेल कितने होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, बात ध्यान रखना, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल कौन से होते हैं? जिनको आवेशित नहीं कर सकते, अनुलक्षणीय प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया वाला स्रोत होता है, इसको आवेशित नहीं कर सकते, मतलब इसे एक बार ही यूज किया जाता है। जो हमारे बिजली के जो मतलब जो टॉर्च वगैरह में जो सेल होते हैं ना, वो क्या होते हैं? सभी प्राथमिक सेल होते हैं। जो हमारे रिमोट वगैरह में यूज किए जाते प्राथमिक सेल होते हैं, बार बार आवेशित नहीं किए जाते वो। ठीक है। और जो हमारी मोबाइल की बैटरी वगैरह होती है वो द्वितीय प्रकार के सेल होते हैं, उनको हम आवेशित बार बार चार्ज कर लेते हैं। वोल्टास सेल, लेक्लांसी सेल और शुष्क सेल इसके उदाहरण होते हैं। द्वितीय सेल क्या होते हैं? रिचार्जेबल होते हैं, इनका पुनर्भरण पुनः इनको रिचार्ज कर सकते हैं, जैसे हमारे जो मोबाइल की बैटरी वगैरह होती है। मोटर कारों, ट्रकों, ट्रैक्टरों आदि के इंजनों को स्टार्ट करने के लिए जो प्रयुक्त बैटरियाँ होती हैं, क्योंकि इनको बार बार हम चार्ज कर लेते हैं। इमरजेंसी लाइट में जो प्रयुक्त बैटरी होती है। सीसा संचायक सेल में जो होती है, ध्यान रखना, एडिसन सेल में, क्षारीय सेल में, लोहा निकल सेल में, इनमें सब में क्या होती है? और जो हमारे मोबाइल वगैरह में होती है सब में द्वितीय प्रकार की का ज़्यादा यूज किया जाता है। फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम देख लो एक बार। फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम। प्रथम नियम, बैटरी की आवेशित होने की क्षमता विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होती है। प्रथम नियम क्या कहता है इसका? बैटरी की आवेशित होने की क्षमता विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होती है। विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती, M बराबर ZIT। द्वितीय नियम क्या आता है? बैटरी के आवेशित होने की क्षमता विलयन पर निर्भर करती है, जो उसका रसायन होता है उस पर निर्भर करती है। M1/M2 बराबर E1/E2 बराबर Z1/Z2। इस सूत्र को ध्यान रख लेना, ये पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है। ये किसके? फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम है। सेल हमने देखे दो प्रकार के, प्राथमिक सेल, द्वितीय सेल। प्राथमिक सेल होते रिचार्जेबल नहीं होते, द्वितीय सेल होते वो रिचार्जेबल होते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक बात है। ओके, आगे देखो, ये हमारे सेल हो गए, फैराडे के नियम। सेल को देख लेते हैं एक बार। ये एनोड होता है, ये कैथोड होता है, प्लस वाला एनोड, माइनस वाला कैथोड होता है। प्राथमिक सेल होते हैं नॉन रिचार्जेबल, द्वितीय सेल होते हैं रिचार्जेबल होते हैं, इतना ही ध्यान रखना है। और फैराडे के जो नियम है उसमें M बराबर ZIT होता है, मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज होता है, M1/M2 बराबर E1/E2 होता है, ध्यान रखना। ठीक है, बराबर Z1/Z2 भी होता है। ठीक है, लेंज के नियम, ये फैराडे के नियम है। आगे देखो, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसको हम देख लेते हैं। ट्रांसफॉर्मर को आपने पहले भी पढ़ा होगा, एक बार ट्रांसफॉर्मर की पूरी यहाँ पर कुंडली वगैरह को देख लेते हैं अच्छे से। यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर, कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है? अन्योन्य प्रेरण तथा सह प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाली युक्ति है, अन्योन्य प्रेरण के पर। ट्रांसफॉर्मर में केवल प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग किया जाता है, क्योंकि उसमें कुंडलियों में ऐसे इस प्रकार से धारा की दिशा बदलती रहनी चाहिए, तभी वो काम करता है, नहीं तो काम नहीं करेगा। प्रत्यावर्ती धारा व वोल्टता के मान में परिवर्तन होता है। ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से प्रत्यावर्ती वोल्टता को कम या अधिक किया जा सकता है। धारा के मान में परिवर्तन नहीं होता, वोल्टता के मान में परिवर्तन होता है। कभी कभी आपने देखा नहीं है, जो हमारे घरों पर लाइट डिम आती है तो हम कहते हैं यार कम वोल्ट आ रहे हैं, कम फेस आ रहे हैं, तो क्या यार इसमें तो कम ही फेस आते रहते, पूरी कॉलोनी में ऐसा करते हैं, सब लोग मिलकर ट्रांसफार्मर लगवा लेते हैं। तो वो धारा के मान परिवर्तन, वोल्टता के मान परिवर्तन करती है, वोल्टता के मान परिवर्तन कर देती है, जिससे हमारे यहाँ पर अच्छी लाइट आती है। और हमारे जो उपकरण है वो जो हाई वोल्टेज के होते हैं ना, यार हाई वोल्टेज इसलिए नहीं चल रही, AC हाई वोल्टेज की है, तो इसलिए ऐसा करते हैं ट्रांसफार्मर लगा लेते हैं, जिससे AC वगैरह हमारी अच्छी चलती रहे। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर का उपयोग क्या होते हैं? वोल्टता को कम या ज़्यादा करता है, धारा में प्रभाव नहीं तो वोल्टता में होता है। ट्रांसफार्मर में यदि वोल्टता बढ़ाई जाती है तो धारा उसी अनुपात में कम या ज़्यादा, जैसे वोल्टता हम करेंगे तो B बराबर IR होता है, तो वोल्टता को जैसे कम या ज़्यादा करेंगे धारा भी उसी प्रकार से क्या होगी? प्रभावित, क्योंकि B बराबर BIR होता है।
तो B डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू I होता है। तो वोल्टता में जिस प्रकार से कम करेंगे तो धारा कम हो जाएगी, वोल्टता में ज़्यादा करेंगे धारा ज़्यादा। देखा है ना आपने, अपने घरों में देखा होगा सबने। तो ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है? वोल्टता को चेंज करना। ठीक बात है, प्रत्यावर्ती वोल्टता को चेंज करना है। उपचाई ट्रांसफर अधिक प्रत्यावर्ती धारा के वोल्टेज को कम प्रत्यावर्ती धारा वोल्टेज में परिवर्तन कर देता है, जिससे प्रत्यावर्ती धारा बढ़ जाती है, उच्च विभव की धारा को निम्न विभव में बदल देता है। ठीक बात है। ईपी जो उसकी सेकेंडरी होती है वो प्राइमरी से कम होती है और उसमें एनएस लेस देन एनपी होता है। इसको डायरेक्ट याद कर लेना आप। उच्चाई अपचाई ज्यादा से कम करता है, उच्चाई कम से ज्यादा करता है। कम प्रत्यावर्ती धारा के वोल्टेज को अधिक प्रत्यावर्ती धारा के वोल्टेज में परिवर्तित कर देता है, प्रत्यावर्ती धारा घट जाती है। निम्न विभव को उच्च विभव में बदलना। ठीक बात है। ट्रांसफार्मर प्रेरित ईएमएफ कुंडली में फेरों की संख्या पर निर्भर करना। ईपी अपॉन में ईएस बराबर एनएस अपॉन में एनपी बराबर आईपी अपॉन में आई एस। एन एस क्या होती है? द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, और एन पी क्या होती है? प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या होती है। और ई पी क्या होती है? प्राथमिक कुंडली का विद्युत भागबल, और ई एस क्या होता है? द्वितीय कुंडली का विद्युत भागबल। और आई पी क्या होती है? प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा, और आई एस क्या होता है? द्वितीय कुंडली में बहने वाली धारा। अपचाई में क्या होता है? ई पी लेस देन ई एस होता है, मतलब जो प्राथमिक कुंडली का जो विद्युत भागबल होता है वो द्वितीय कुंडली से कम होता है, सेकेंडरी से कम होता है। ठीक है, विद्युत भागबल। और जो उच्चाई में क्या होगा? जो प्राथमिक कुंडली का विद्युत भागबल है वो कम होगा किससे? द्वितीय कुंडली से। वहां पर तो जो प्राथमिक का ज्यादा होगा अपचाई में, और द्वितीयक में प्राथमिक का कम होगा। ठीक बात है। इसी प्रकार जो देखो अपचाई में क्या होगा? प्राथमिक में के ही विद्युत भागबल ज्यादा होंगे और प्राथमिक के ही क्या होगा? फेरों की संख्या ज्यादा होगी अपचाई में। उच्चाई में क्या होगी? द्वितीयक के ही विद्युत भागबल ज्यादा होगा, और द्वितीयक की विद्युत भागबल ज्यादा होगा, द्वितीयक की ही कुंडली में धारा बहती है वो ज्यादा होगी। ठीक बात है, मतलब वो जो फेरों की संख्या वो ज्यादा होगी। ध्यान रखना इस बात को। घरों में 220 वोल्ट की विद्युत धारा सप्लाई की जाती है। विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है? फैराडे होता है। किसी चालक के विभव में एकांक वृद्धि हेतु आवश्यक आवेश की मात्रा विद्युत धारिता कहलाती है। विद्युत धारिता क्या होती है? किसी चालक के विभव में एकांक वृद्धि हेतु विद्युत आवेश की जो मात्रा होती है विद्युत धारिता कहलाती है। विद्युत धारिता क्या होती है? आवेश बटे विभव होती है। ऐसा ही मात्रक क्या होता है? इसका फैराडे होता है। ध्यान रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। विद्युत धारिता का ऐसा ही मात्रक फैराडे होगा। विद्युत धारिता क्या होती है? आवेश बटे विभव। विभव के में एकांक वृद्धि हेतु आवेश की जो मात्रा होती है ये विभव में वृद्धि करने हेतु उसके बोलते हैं विद्युत धारिता बोलते हैं। ट्रांसफार्मर हमने देख लिया। ये होता है प्राथमिक कुंडली, प्राथमिक। ये होती है द्वितीयक कुंडली, इसमें फेरों की संख्या एनएस एनपी, प्रवाहित धारा। ठीक बात है ना। उच्चाई होगी एनएस उच्चाई, एनएस सेकेंडरी। उच्चाई में दूसरी में ज़्यादा होगी, और अपचाई में क्या होगी? पहली में ज़्यादा होगी। बी एस अपॉन में बी पी वोल्टता होती है, एन एस अपॉन ए पी फेरों की संख्या, आई पी अपॉन में आई एस हो जाएगा। ध्यान रखनी है बात, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है? अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। म्यूचुअल इंडक्शन मतलब एक धारा एक कुंडली में वो परिवर्तित होते हैं, उससे दूसरी में भी परिवर्तन होता है। अन्योन्य प्रेरण, एक को देख के दूसरे को बदलना। अब तक जो हमने पढ़ा था उसमें जितने फॉर्मूले आए थे उनको एक बार हम देख लेते हैं। आई एक रिवीजन सा हो जाएगा। आई बराबर क्यू अपॉन में टी होता है, मतलब एक आई धारा क्या होती है? एकांक समय में प्रवाहित आवेश की जो संख्या होती है उसके हम बोलते हैं धारा बोलते हैं। वोल्ट क्या होता है? जो एकांक आवेश को प्रवाहित करने में जो कार्य किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? हम वोल्ट बोलते हैं, वाट बोलते हैं। वी ओम का नियम, वी बराबर आई आर बोलता है, आई आर कहता है। आर जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है? लंबाई के समानुपाती होता है और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और ये क्या होता है? प्रतिरोधकता होती है रो।
जो समांतर क्रम संयोजन होता है सम आर एस क्या होता है R1 प्लस R2 होता है। और जो श्रेणी क्रम जो होता है, श्रेणी क्रम समांतर क्रम होता है उसमें 1/R1 जो होता है बराबर 1/R बराबर क्या होता है 1/R1 प्लस 1/R2 होती है। जूल का नियम क्या होता है, हीट बराबर क्या होती है I² RT के बराबर होती है। P बराबर IR मतलब शक्ति बराबर V इंटू आई के बराबर होता है, ये बराबर होता है I² R के, ये बराबर होता है I² R के, और ये बराबर होता है V² अपन R के बराबर होता है। जो हमारी यूनिट कैलकुलेशन होती है वो होती है वाट इंटू घंटा इंटू डे बटे में 1000। जो हमारे ट्रांसफ़र होता है वो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। BS अपॉन में BP बराबर NS अपॉन NP बराबर में होता है IP अपॉन में IS। ये थोड़ा उल्टा हो जाता है, यहाँ पर जो IPS होते हैं ऊपर चल जाते हैं, IS होते हैं वो नीचे हो जाते हैं। ये आपका अब तक का था, इसका पार्ट 2 हम लेकर आने वाले। अभी ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ, इसका एक छोटा सा 20 मिनट का और होगा, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है इसलिए हमने इसको 2 पार्ट में बनाया है। अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छी लग रही तो हमारे चैनल को जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें और भी लोगों से सब्सक्राइब करवाएं, जो आपके साथी हैं उनसे ज़रूर सब्सक्राइब करवाएं। यहाँ से आपको ऐसी अच्छी वीडियो मिलती रहेंगी। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।